सभी मित्रों को। आज हम सीखने वाले हैं डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। सबसे पहले जानेंगे डीएनए होता क्या है। ठीक है, तो इसके बाद जानेंगे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल क्या है। ठीक है, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, जो कि हमारे कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल, इससे पहले सबसे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बताया। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार होते हैं? दो, एक आरएनए, एक डीएनए। इसका पूरा नाम देखेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल समझ में आएगा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल हैं। ठीक है, इसमें डीएनए उसका न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल बना किसका होता है? तो जो न्यूक्लिक अम्ल जो डीएनए है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। जो डीएनए है इसका बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का। अब बोलोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें आती हैं, एक नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ठीक है, तो ये सबसे पहली बार वीडियो में बताया था आपने। ठीक है, आज आप इसका मॉडल सीखेंगे। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में तीन चीज होती हैं, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह और पेंटोस शर्करा। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की संरचना बनती है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे? डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना एक श्रृंखला है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला है। ठीक है, अब देखें डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। ठीक है, तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल एक वैज्ञानिक जिनका नाम है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक, इनके नाम से भी एक आता है कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल को समझाइए। ठीक है, या डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल को समझाइए, उसमें तुम्हें यही लिखना है। ठीक है, तो डीएनए वाटसन एवं क्रिक, इनके मॉडल का नाम क्या है? वाटसन एवं क्रिक के डीएनए का मॉडल। ठीक है, तो वाटसन एवं क्रिक तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने सन 1953 में, फ्रांसीस की वैज्ञानिक थे, कब किया था? 1953 में एक मॉडल दिया जिसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने, ऐसे बताएंगे शुरुआत में, प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जो डीएनए की संरचना है ये द्विकुंडलित होती है। वाटसन एवं क्रिक ने क्या बताया? जो डीएनए की संरचना है वो कैसे होती है? द्विकुंडलित होती है, जो एक दूसरे में समांतर, मतलब समान अंतर में एक दूसरे में लिपटी होती है। इनके छोर हैं जो एक 5' से 3', 5' से 3' और ये 5' से 3' से 5'। ठीक है, 3' से 5' होते हैं इनके छोर बोले तो 3' से 5' होता है, 5' से 3' होता है। तो डीएनए की संरचना है एक कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। ठीक है, और ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। दोनों कुंडलियां डीएनए किसकी बनी होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। डीएनए की दोनों कुंडलियां किसकी बनी होती हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? डीएनए की जो एक कुंडलन की लंबाई है, मतलब यहां से लेकर यहां तक का इसका एक कुंडलन पूरा समाप्त होता है, तो डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई कितनी होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत ही सूक्ष्म चीजों को मापने की इकाई है। तो डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखेंगे, डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। तथा इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम। चौड़ाई इसकी, इस प्रकार की जो चौड़ाई रहती है वो कितनी रहती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। डीएनए की एक कुंडलन की बात की जाए तो उसमें जो नाइट्रोजन क्षार युग्म होंगे
वो कितने होंगे, 10 होंगे। तो हमको पता है, जो हमने क्या बताया था, जो डीएनए किसके बना होता है, नाइट्रोजनी क्षार, फॉस्फेट समूह, पेंटोस शर्करा। तो नाइट्रोजनी क्षार है जो, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजन क्षार जिसकी बात की, एक कुंडलम कितने होते हैं, 10 हैं। तो ये नाइट्रोजन क्षार क्या है, ये 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने टाइप के होते हैं, 2, एक प्यूरिन और एक पिरीमिडीन। तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन 2 होते हैं। प्यूरिन होते हैं एडेनिन, प्यूरिन क्या होते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और ये होते हैं साइटोसिन, और ये होते हैं थायमीन। ठीक है। तो जो नाइट्रोजन क्षार है ये 2 टाइप की होती है, ये प्यूरिन, एक पिरीमिडीन। नाइट्रोजन क्षार 2 टाइप की, एडेनिन, प्यूरिन और पिरीमिडीन। एडेनिन भी 2 टाइप की, वो प्यूरिन भी 2 टाइप की, एडेनिन ग्वानिन, और पिरीमिडीन भी 2 टाइप की, साइटोसिन, थायमीन। ठीक है। तो इसमें जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन है, ये नाइट्रोजन क्षार युग्म जोड़े में जुड़े रहते हैं। एक तरफ जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, इस प्रकार जोड़े में जुड़े रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एडेनिन है, एडेनिन ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये डबल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ जुड़ा रहता है। एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है। इसके अंदर जोड़े में हमेशा किसके में जुड़े रहते हैं, जोड़े में। तो एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमीन के साथ में, और जो ग्वानिन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। ट्रिपल बॉन्ड के साथ किसके साथ जुड़ा रहता है, साइटोसिन। तो ये हमेशा जोड़े में नाइट्रोजन के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो एडेनिन होगा इस प्रकार, जैसे इस तरफ एडेनिन है तो इस तरफ क्या होगा, थायमीन होगा। क्या होगा, थायमीन। अगर उस तरफ थायमीन है तो इस तरफ क्या होगा, एडेनिन होगा। अगर उस तरफ ग्वानिन है तो इस तरफ क्या होगा, साइटोसिन होगा। इस तरफ साइटोसिन है तो इस तरफ ग्वानिन, साइटोसिन, तो ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है। एडेनिन, थायमीन, एडेनिन। ये क्रम कैसे भी चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है एडेनिन के बाद थायमीन ही आए, ग्वानिन भी आ सकता है, साइटोसिन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर जोड़ा निश्चित है, एडेनिन के साथ थायमीन ही जुड़ा होगा। एडेनिन के साथ कौन जुड़ा होगा, थायमीन ही, और ग्वानिन के साथ साइटोसिन ही जुड़ा रहेगा। ठीक है। तो इसमें टोटल कितने युग्म होती हैं, 10। कितने होते हैं, 10। इसके साथ एक के साथ कितने टोटल होते हैं, 10। और ये किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो बता देंगे, ये जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा। कौन से, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े। किसके साथ, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार तो समझ में आया होगा। तो नाइट्रोजन 2 टाइप की होती है, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप की, एडेनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है, और ये हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इनका क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, पर इनका जो जोड़ा है वो निश्चित रहेगा। ठीक है। इनकी डीएनए कुंडली की लंबाई है 20 एंगस्ट्रॉम, इसके एक कुंडली की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, तथा एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार की दूरी पता पूछी जाए तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखो 10 है, 10 की 34 है, तो एक की बताओ, 3.4, 10 का भाग दे देंगे। तो एक की लंबाई है, एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन की लंबाई कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिवीजन करेंगे और पूरी ध्यान से सुनेंगे तो ये पूरी क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ठीक है। यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगी। डीएनए का द्विकुंडल मॉडल पढ़ रहे हैं अपन। तो डीएनए का द्विकुंडल मॉडल वाटसन एवं किट ने दिया, इसे वाटसन एवं किट का द्विकुंडल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाटसन एवं किट ने सन 1953 में डीएनए का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कहते हैं। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल में कि एक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है तथा इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी दोनों कुंडलियां न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। इसके एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजन क्षार युग्म होते हैं, जिसमें
एडेनिन थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। इसकी एक नाइट्रोजन क्षार से दूसरे नाइट्रोजन क्षार की दूरी है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। इसके एक सिरे से दूसरा सिरा 5' से 3' तथा दूसरे से तीसरा चौथा सिरा 3' से 5' होता है। तो ये नाइट्रोजन क्षार हैं, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये होता है डीएनए का बॉर्डसमैन का द्विकुंडित मॉडल। ठीक है, और ये संरचना भी बता देंगे, ये डबल हेलिक्स होती है, मतलब द्विकुंडलित होती है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। सिंपल। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी। इससे आगे बताएंगे, इतना लीजिए स्क्रीनशॉट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम देख लेते हो कोई करते नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कहीं इससे कोई किसी को लाभ ना हो जाए या कुछ होने जाए। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसको बस केवल उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है हमको, और ना तो तुम्हारे इसमें नेट जाता है, ना इससे तुम्हारे पैसे जाते हैं। पर तुम्हें भ्रम जन पता नहीं क्या किस बात का रहता है कि लाइक नहीं करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, उम्मीद है कि जो डीएनए का मॉडल है वो बिल्कुल क्लियर तुमको समझ में आया होगा। इसके साथ में इससे रिलेटिव है चारागाफ का नियम, वो भी अपन खत्म करेंगे। बिल्कुल इजी है और आराम से इस जो अपने डीएनए मॉडल समझाया इसी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो चारागाफ का नियम भी पूछ लिया जाता है, तो चारागाफ का नियम भी देख लेंगे। तो देखेंगे एक वैज्ञानिक चारागाफ वैज्ञानिक का नाम है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई क्रिया विधि नहीं है इसमें। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है चारागाफ। ठीक है, तो चारागाफ का नियम क्या कहता है? तो वैज्ञानिक चारागाफ ने 1949 में रासायनिक विश्लेषण द्वारा एक नियम दिया। ठीक है, वो नियम क्या कहता है? ठीक है, रासायनिक क्रियाएं देखी, उसमें क्या क्या चीजें देखी। ठीक है, तो रासायनिक भौतिक में तुम्हें अंतर तो समझ में आता होगा। ठीक है, रासायनिक चीजें क्या होती हैं? मान चलो एक मैं उदाहरण देता हूँ, रासायनिक का कोई उदाहरण देता हूँ। अगर चीज को जला दें तो वो चीज पदार्थ चेंज हो जाए, उसे रासायनिक परिवर्तन, और जो भौतिक परिवर्तन मतलब उसको तोड़ दें तो पदार्थ की अवस्था चेंज नहीं होती है। जैसे लोहा को पिघला दिया जाए तो लोहा ही रहेगा। ठीक है, लोहा रहेगा, या लकड़ी को जला दिया जाए तो लकड़ी नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? कोयला या राख बन जाएगी। तो पदार्थ चेंज हो जाता है बिल्कुल जलाने पर या कुछ करने पर, तो उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थ चेंज नहीं होता उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो इन्होंने रासायनिक विश्लेषण द्वारा रासायनिक क्रियाएं देखी, इसकी रासायनिक प्रवृत्ति देखी, उसके द्वारा एक नियम दिया। कब दिया? कौन से वैज्ञानिक दिया? चारागाफ ने। कब दिया? 1949 में दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि डीएनए की कुंडली में, इन्होंने बताया डीएनए की कुंडली में प्यूरिन की मात्रा हमेशा पिरीमिडीन के बराबर होती है। इन्होंने क्या बताया? डीएनए की कुंडली में प्यूरिन की मात्रा पिरीमिडीन से हमेशा बराबर होती है। जैसे ये डीएनए की कुंडली है, अब इसमें मान चलो एडेनिन एक, दूसरा है ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, मतलब इसमें जो प्यूरिन है, एडेनिन है और ग्वानिन है। प्यूरिन कितने हैं? दो ही तो हैं, एडेनिन ग्वानिन। तो एक एडेनिन आ गया और ग्वानिन, ये दो प्यूरिन हैं। तो इस साइड जितने प्यूरिन होंगे पिरीमिडीन भी उतने होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ में, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में जुड़ा रहता है। तो एक दूसरे के जोड़े हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े थे, कभी छोड़ेंगे। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने पिरीमिडीन होंगे। तो इन्होंने ये सिद्ध किया अपने नियम द्वारा कि डीएनए कुंडली में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरीमिडीन होते हैं। चारागाफ ने क्या बताया? कब बताया? 1949 में बताया ये बात कि डीएनए कुंडली में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरीमिडीन होते हैं। ये जरूरी नहीं कि इनका क्रम यही हो, एडेनिन हो फिर ग्वानिन, साइटोसिन, ये जरूरी नहीं। एडेनिन के बाद पुनः एडेनिन भी आ सकता है, एडेनिन के बाद थायमिन आ सकता है, एडेनिन के साथ साइटोसिन आता है, और एडेनिन के साथ जुड़ा होगा वो उसके जोड़ीदार जुड़ा होगा एडेनिन से थायमिन। और इन्होंने यही बताया था कि मैंने इससे पहले बता दिया कि डीएनए के उसमें बता दिया कि जो एडेनिन है डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ा रहता है, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ थायमिन के साथ जुड़ा रहता है, ग्वानिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है। ये बंध किसके होते हैं? कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बंध। कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बंध।
ठीक है। हाइड्रोजन बंध द्वारा ये डबल बॉन्ड के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो बस चारग्राफ का नियम इतना ही कहता है। तो वैज्ञानिक चारग्राफ ने 1949, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, ओटियां हमेशा जो अपने समझाए डिटेल में उसके मध्य में से आती है, बीच में से आती है। ओटी कहीं ना 20 या 20 किसी से रटने से नहीं आती है। अगर तुमने सिलेबस को लॉन्ग अच्छे तरीके से समझ के पढ़ा है तो ओटियां उनके बीच ही बीच में से बनती है, ठीक है। अगर उनमें से वो देखता है तुमने डिटेल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो उसी के लिए ओटियां होती है। तो इनकी डेट जरूर ध्यान रखना। चारग्राफ ने क्या किया, 1949 को इन्होंने क्या बताया अपने नियम में कि डीएनए की कुंडली में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही पिरिमिडीन होते हैं। अगर इसमें 10 प्यूरिन है तो उतने ही क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे, ठीक है। 10 पिरिमिडीन, तो जितने परसेंट प्यूरिन उतने परसेंट पिरिमिडीन। उन्होंने बताया एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, थाइमिन के साथ में ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। और इससे से संबंधित अब आ जाती है सवाल, एक नंबर 2 नंबर में सवाल जरूर पूछे जाते हैं। और ये वाले जो पेपर कट गए त्रैमासिक, इनमें से भी आया था ये सवाल, ठीक है। तो ये सवाल बहुत जरूरी, इसको देख लो, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। इतना ज्यादा ये आराम से तुम समझ जाओगे। तो इन्होंने क्या बता दिया, जितने प्यूरिन उतने पिरिमिडीन, ये बता दिया। इतनी बात समझ में आई तो अब हमने प्रश्न किया तुमसे, डीएनए की एक कुंडली में, डीएनए की एक कुंडली में 20% एडेनिन है, 20% क्या है, एडेनिन। इससे पहले तुम ये ध्यान रख लो, एडेनिन किसके साथ जुड़ा रहता है, थायमिन के साथ में, और ग्वानिन किसके साथ जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ में, ठीक है। तो हमने कह दिया डीएनए की एक श्रृंखला में, डीएनए की एक श्रृंखला में 20% एडेनिन है। 20% क्या है, एडेनिन। तो साइटोसिन की मात्रा बता, तो साइटोसिन कितना परसेंट होगा, ऐसे प्रश्न पूछ लिया। डीएनए की श्रृंखला में 20% एडेनिन है तो साइटोसिन कितनी परसेंट होगा, तो अपन आराम से निकालेंगे। देखो अगर एडेनिन कितना है, 20%, 20% है, तो ये बताओ एडेनिन के साथ में कौन जुड़ा रहता है, हमेशा कौन जुड़ा रहता है, एडेनिन के साथ में जुड़ा रहता है, तुम कहोगे थायमिन। कौन जुड़ा रहता है, थायमिन। तो एडेनिन जितना होगा उतना ही तो थायमिन होगा। इसमें जितने जितने एडेनिन होंगे उसके सामने सामने उतने उतने क्या होंगे, थायमिन होंगे। तो एडेनिन के साथ में थायमिन जुड़ा रहता है, तो एडेनिन 20% है तो 20% क्या होगा, थायमिन भी होगा। 20% क्या होगा, थायमिन होगा। टोटल परसेंट कितनी होती है, 100 में से 20% निकालते हैं। तो एडेनिन जितना है 20% उतना ही तो थायमिन होगा। अब बचा क्या, जितना 20 ये 20 ये, टोटल कितना हो गया, 40%। टोटल कितना है, 40% हो गया, ठीक है। अब देखो, अब पूछ क्या रहा है, साइटोसिन। अब देखो 40% है तो ये टोटल हो गया, बचा कितना, 100 में 60, तो 60 बचा, तो 60 में से ग्वानिन कितना होगा, 30%, और ग्वानिन के साथ में जो जुड़ा होगा वो भी बराबर ही होगा, तो साइटोसिन भी कितना होगा, 30%। तो ये ही पूछा था, साइटोसिन कितना है, 30%। बिल्कुल लिखिए, घबराने की बात नहीं है, तुम बता देंगे। अगर हमने पूछा, ये पूछ लिया ग्वानिन कितना है, 5%, तो 5% ये है तो 5% ये होना चाहिए, होना चाहिए। 100 में से 5 5 10 चलेगा, कितनी बची, 90, तो 45 ये होगा, 45 ये होगा। किसको भी पूछ ले, थायमिन ये पूछ ले, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब एक बार और, अब तुम बता दो मुझे कैसे बताएंगे, एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब हमने कह दिया ये है तुम्हारा 25% है। अब बताओ ये थायमिन कितनी परसेंट होगा, तो तुरंत बता देंगे तुम, 25 ही है तो 25 ही क्या होगा, ये होगा। और 25 दूनी 50, बचा कितना, 50, तो 25 ही ये होगा और 25 ही ये होगा। ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जैसे मैंने समझाए हैं और वैसे जैसे अगर तुमने समझे तरीके से तो ये सवाल 100% तुमको समझ में आ गया। और समझ में आ गया है तो इसको जरूर लाइक कर दें, ठीक है, और इसको नोट कर लें। ये सवाल जरूर आए, तुम्हारे 2 नंबर यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो आज अपने क्या क्या सीखा, आज अपने इस क्लास में डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, इसके बाद चारग्राफ का नियम और इससे रिलेटेड ये सवाल, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर इसको दोबारा रिवीजन करना है तो वीडियो को दोबारा देखें तो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है या कुछ भी प्रॉब्लम है या मुझ में कुछ कमी बतानी है या मुझको कुछ थैंक्स बोलना है
तो कमेंट जरूर कर दें, जिससे मुझे पता चले कि कोई भी तो मुझे कोई तो सुन रहा है। ठीक है, तो ये काम जल्दी से फटाफट कर लें। धन्यवाद।